हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर रोशन एके में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एक्चुअली क्या है? द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड वी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉ। मतलब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि एक जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने एक लॉ ऑब्टेन किया था। उन्होंने उस लॉ में ये बताया है कि हमारा जो करंट आई है जो एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और जो उस कंडक्टर के दो एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा हो गया कंडक्टर। ये इसके दो एंड्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। अगर हमारा बैटरी का पोटेंशियल V है तो हमारे कंडक्टर का भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, क्योंकि ये इसी के साथ कनेक्ट है। सपोज अभी ये मैंने 2 वोल्ट कर दिया तो इसमें जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? पॉजिटिव चार्जेस के पास फ्लो होना शुरू होंगे। अगर मैं अपना पोटेंशियल और इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो होने लगेंगे इस डायरेक्शन में। तो होगा क्या? मेरा करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट भी इंक्रीज़ होगा। अगर मैं पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा करंट भी इंक्रीज़ होगा। तो इसमें इनडायरेक्टली हमें क्या बोला हमारे जो साइंटिस्ट ने जिन्होंने लॉ ऑब्टेन किया है उन्होंने बोला है हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, क्योंकि अगर हम पोटेंशियल डिक्रीज़ करें तो करंट भी डिक्रीज़ होगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ करें तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। अभी हमें बोला है इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, मतलब हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका फिजिकल स्टेट हमारा कांस्टेंट है, मतलब उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका टेम्परेचर, मटेरियल सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम है। तो क्या होगा? उसमें जो करंट आई फ्लो हो रहा है थ्रू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट आई जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन द टू एंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या बोला है? हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारा हो गया कंडक्टर। अब इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको हम A से डिनोट करते हैं, लेकिन हम इसमें मानेंगे इसको इक्वल टू K, तो हम यहाँ पर K लिख लेंगे। अब इसका जो लेंथ है ये भी हमारा फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारा फिक्स है, हमारा लेंथ भी फिक्स है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी फिक्स है, इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी एक ही मटेरियल का बना हुआ है। तो ऑलराउंडर हमारा फिजिकल स्टेट क्या हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमें इसका रेजिस्टेंस पता करना है, हमें क्या पता करना है? रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है? अभी आप पूछोगे रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस, सपोज हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर्स में हमारे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फ्लो होना है, अगर वो किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट है, ठीक है, वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट है और इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में फ्लो होना है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पहले एक एटम से टकराएगा, फिर दूसरे एटम से टकराएगा, फिर एटम से टकराएगा, ऐसा टकराते टकरा के आखिर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होगा इस कंडक्टिंग वायर से। तो उसको इस डायरेक्शन में फ्लो होने से पहले उसे बहुत सारे रैंडम मोशन करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका कोलिजन होता है, वो टकराते हुए आता है। तो ये क्या कर रहे हैं? जो एटम से ये क्या कर रहे हैं? ये जो एटम है ये क्या कर रहे हैं? स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से स्टॉप कर रहे हैं, उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम से कम फ्लो होगा तो क्या होगा? मेरा करंट जो है वो भी कम फ्लो होगा। तो ये क्या कर रहे हैं? जो एटम्स क्या कर रहे हैं? रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से। तो अब हमारा ये रेजिस्टेंस 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। फर्स्ट, रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, हमारा L, और फिर सेकेंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया के।
मतलब अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में अगर हमारा लेंथ इंक्रीज हम करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, अगर लेंथ डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होना मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होगा, क्यों, हमारे एटम्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर और करंट भी कम फ्लो होगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया का हम डिक्रीज़ कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम आर लिख लेंगे, आइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन के। ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो हमें टोटल फॉर्मूला क्या मिला, ये मिला। तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला, एल अपॉन के, मतलब लेंथ अपॉन एरिया। हमें ये चीज़ पता है इसका लेंथ फिक्स है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, मतलब ये ऑलराउंडर हमारा कांस्टेंट कंडक्टर है। तो इसमें जो एटम्स होंगे वो भी कांस्टेंट्स होंगे, ना इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा फिक्स है। तो इसमें जो एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, तो वो भी हमारा फिक्स होगा। मतलब हमारा जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या है, कांस्टेंट है। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें इक्वल टू साइन लगाना है। तो इक्वल टू साइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं के, तो हमने के माना। अब ये के क्या है हमारा, अब इस के को मैं क्या करूँगा, इसके पास मैं लेके चले जाऊँगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा इसके डिनोमिनेटर में आई के, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, आई अपॉन के। तो इसको मैं आई मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू वी। अब मेरा 1 अपॉन के की वैल्यू क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसकी वैल्यू है आर। ये हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है। 1 अपॉन के किसकी वैल्यू है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वहाँ से हमारा कितना रेजिस्टेंस है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से रुक रहे हैं। फिर हमें बोला है आई मल्टीप्लाई बाय आर, तो 1 अपॉन के की वैल्यू हमने क्या माना, आर माना, तो आर हो गया इक्वल टू वी। तो इनडायरेक्टली हमारा क्या हो गया, वी इक्वल टू, हमने इसको रीअरेंज किया, वी इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, और आई को क्या करेंगे, वी के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। वी कैन ऑब्टेन द SI यूनिट ऑफ अ रेजिस्टेंस फ्रॉम द अबव फार्मूला। अब इस फार्मूले से हम SI यूनिट बता सकते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर मेजर इन, पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट में मेज़र करते हैं, क्योंकि हमारा बैटरी होता है, बैटरी हमेशा वोल्ट्स में होती है। और जो करंट हमारा कंडक्टर में से फ्लो होता है, करंट हमारा जो कंडक्टर में से फ्लो होता है वो एम्पियर्स में होता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। द यूनिट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम्स। अगर हमें ये पता करना है हमारा 1 ओम्स कितना फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 एम्पियर में हमारा कितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट में हम कितना वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर को। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा कंडक्टर का 1 ओम्स कितना है। रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम्स इफ एन एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो देन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम्स। मतलब अगर मेरे कंडक्टर में से मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं 1 वोल्ट करंट, वोल्ट जब सप्लाई करूँगा बैटरी को तो यहाँ से मेरा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो 1 एम्पियर करंट जैसे ही मेरा फ्लो होगा तो मेरे यहाँ पर एटम्स क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे रहे वो 1 ओम, मतलब 1 ओम्स तक वो इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे ताकि वो फ्लो ना हो सके। मतलब ये क्या है, हमारा इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की क्या है, 1 ओम्स तक वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं दे रहे हैं हो सके। और आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।